चलिए स्टार्ट करेंगे जीएसटी। साउंड चेक कर लेते हैं। आराम से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक जो है, ये जो लेक्चर है अपना, ये इम्पोर्टेंट है प्लस चैलेंजिंग भी। ये पोस्ट लंच सेशन सबसे डिफिकल्ट होता है। हाँ, अपने आप को जगा के रखना एज अ चैलेंज। तो टॉपिक तो चलो समझ आ ही जाएगा, बट जागते रहना बड़ा चैलेंज है वैसे। कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है तो आपके लिए तो होगा ही ऑब्वियस। तो मेरे को आदत हो गई, मैं नींद में भी पढ़ा सकता हूँ। नहीं, होता है पोस्ट लंच वाला जो सेशन होता है ना, वो एक बैच ऐसे पूरा नींद में पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है। हाँ, मैं पढ़ा के आ भी जाता हूँ, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता। तो हो गया। ये माइंड को ट्रेन करना पड़ता है ना, पढ़ाना तो है ही, नींद आ रही है वो अलग बात है। ठीक, पर पता नहीं चलना चाहिए। चलो, तो अपने पूरी कोशिश करेंगे कि ना आपको पता चले ना मुझे कि एक दूसरे को नींद आ रही है, बताना नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। पेज नंबर 98 पे है, आईटीसी का टॉपिक है। अब अगेन इस जीएसटी सिलेबस का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिस्कस करना अपना बाकी है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। अभी आईटीसी का पूरा ब्लॉक है। सेक्शंस की रेंज अगर हम देखेंगे तो दिस इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 16, और वैसे 16 टू 18 एक टॉपिक है पूरा विच रिलेट्स टू आईटीसी। बट इसी ब्लॉक में एक सेक्शन नंबर 19 है, वो जॉब वर्क की बात करेगा। 20 और 21 आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस की बात करेंगे, और ये है आईटीसी। ये ऐसे सेक्शंस हैं। तो अभी अपना ये टारगेट है कि ये सारे सेक्शंस जो है इसकी कंडीशंस को समझना है, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। सेक्शन की लैंग्वेज पे बाद में जाऊंगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले थोड़ा समझाना है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ सको कि इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, और क्रेडिट लेने का क्या मतलब होता है। देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज इनपुट टैक्स, और अदर वन इज आउटपुट टैक्स। आप यहाँ पे एक सप्लायर हो, उस एंगल से आपको सोचना है। जितना भी सेल्स आप कर रहे हो, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो अपने कस्टमर से, दैट इज आउटपुट टैक्स फॉर यू। किसी भी एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है यहाँ पे। अगर आप बायर सेलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू साथ में सोचोगे ना, तो सब मिक्सअप हो जाएगा। वैसा नहीं करना। रेफरेंस पॉइंट में यू आर अ सप्लायर, तो जितना टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो अपने क्लाइंट से, दैट इज आउटपुट टैक्स फॉर यू। आपने आउटपुट पे टैक्स कलेक्ट किया, वेरी सिंपल। लेकिन कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स लगते हैं। अब इनपुट में ना तीन चीजें होती है। एक तो पहला तो वर्ड वही है, इनपुट बोला जाता है। फिर इसके बाद है दूसरा टर्म, इसको बोलेंगे इनपुट सर्विसेज, और तीसरा है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं, इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। ये तीनों चीजों को अवेल करना ही पड़ेगा आपको अगर आपको कोई भी सप्लाईज प्रोवाइड करना है। तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक सप्लायर अपने परचेजेस पे जो जीएसटी पे आउट करता है अपने सप्लायर को या वेंडर को, उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। अब मैं इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सिंपल करता जाता हूँ, अपने केस में भी अपने देख लेते हैं। अब मैं आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सप्लायर और सर्विस हूँ। तो आपसे आपकी फीस पे जो मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए आउटपुट टैक्स है। ठीक है, सिंपल हो गया। लेकिन आप सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मुझे भी कुछ इनपुट्स अवेल करने पड़ रहे हैं। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। और इनपुट्स में जीएसटी वाली तो बहुत सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे इनपुट्स की बात कर रहा हूँ या कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ या इनपुट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ अवेलेबल है। और जो एसी लगाया है ना, ये एसी मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था कि आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको यूज कर सकूँ। ये मैंने ना घर पे लगाया, ना सिर्फ मेरे पर्सनल यूज की चीज है। अब एसी खरीदा होगा तो उस पर जीएसटी भरा होगा या नहीं, तो वो इनपुट टैक्स हो गया। तो इस एयर कंडीशनर पे जितना भी जीएसटी मैंने पे किया है, वो मेरे लिए इनपुट टैक्स है, क्योंकि अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा। इसके अलावा और भी चीजें हैं, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है। अब एडवर्टाइजमेंट में 5% जीएसटी, वो मेरे बिजनेस का खर्चा है, दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स, जो उसमें जीएसटी गया। ये फर्नीचर परचेज किया, सब पे जीएसटी लगता है, तो वो सब मेरे लिए इनपुट टैक्स हो गया। अच्छा, इनपुट सर्विसेज का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो मोबाइल ऐप है जिसके बेसिस पे अपन लाइव सेशंस या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं, तो मोबाइल ऐप एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिससे मैंने
ऐप खरीदा है या बनवाया है, मैंने खुद उसको प्रोग्रामिंग करके डेवलप नहीं किया। तो वो कंपनी मुझसे चार्ज कर रही है ताकि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। वो लोग पर यूजर चार्ज करते हैं, पूरे साल का एनुअल पैकेज होता है, जितना यूज होता है डेटा उस हिसाब से चार्ज करते हैं। तो उसके ऊपर भी तो मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ। अब ये ऐप की सर्विस मेरे लिए या आपके लिए? आपके लिए ऑब्वियसली, बट उसका पेमेंट मैं कर रहा हूँ कंपनी का। तो मेरे क्लाइंट्स को सप्लाई करने के लिए जो भी सर्विसेज मैं अवेल कर रहा हूँ, दैट इज इनपुट सर्विस फॉर मी। तो इसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब ये तीन वर्ड्स को डिफरेंशिएट कैसे करें? इनपुट का मतलब सिंपल है, रॉ मटेरियल। ये प्रोडक्शन वाले केस में आपको रिलेट हो सकता है। इनपुट सर्विस का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया मोबाइल ऐप वाला। अदर बिजनेसेस में अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो सर्विसेज होती है वो एक मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट सर्विस होती है। मैन्युफैक्चर तो कर दिया, क्लाइंट तक गुड्स पहुंचाएगा कैसे? ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टर उसके लिए इनपुट सर्विस हो गई। कैपिटल गुड्स का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री में जो मशीन इंस्टॉल की उस पर भी तो जीएसटी भरा होगा। वही मशीन पे प्रोडक्शन करके मैं आपको गुड्स बना के बेच रहा हूँ और उससे जीएसटी कमा रहा हूँ। तो जो मशीन्स पे मैंने इनपुट टैक्स पे किया है वो मशीन्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो एक सप्लायर के लिए जो इनपुट टैक्स जा रहा है वो या तो इनपुट पे जा रहा होगा या सर्विसेज पे या कैपिटल गुड्स पे। रॉ मटेरियल, सर्विसेज एंड मशीन्स, असेट्स, कैपिटल असेट्स वैसे बोल सकते हैं। तो पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है और इनपुट टैक्स का मतलब क्या है किसी भी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं पेमेंट की। अब मैं आपसे जो भी अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, फिर 20,000 मैंने आपसे चार्ज किया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया, भाई ये 3,600 रुपीज आपने मुझे जीएसटी पे किया, तो मेरे लिए आउटपुट टैक्स है। बट मैं पूरा 3,600 उठा के सरकार को पे नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार मैंने इनको सर्विसेज देने के लिए ना मोबाइल ऐप बनवाया था, मोबाइल ऐप वाले ने ना मुझसे 15,000 रुपये चार्ज किए और उसने मुझसे 15,000 रुपये जीएसटी दिया, 18%। तो वो जीएसटी सरकार तक पहुंच तो गया, तो मैंने भी तो पीछे जीएसटी भरा है। तो मैं पूरा 3,600 गवर्नमेंट को पे ऑफ नहीं करूंगा, मैं इसमें से ये वाला जीएसटी माइनस करूंगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना, जितना मैं पीछे ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। और 15,000 पे 18% आप गिन लो कितना होगा, 2,700 होगा शायद। ठीक है, तो ये लेस कर लो, बचा कितना? 900। तो 2,700 रुपए तो मैंने ऑलरेडी पीछे भरे है ना। और दूसरी बात ये है कि जीएसटी इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। ये कंज्यूमर पे लगता है जो एंड कंज्यूमर है। बीच में जो इंटरमीडियरीज है उनके पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। मैं इंटरमीडियरी हूं, मैं कंज्यूमर थोड़ी ना हूं, आप कंज्यूमर हो। तो आपसे जो जीएसटी मैंने लिया और पीछे जो मैंने जीएसटी भरा मैं उसको सेट ऑफ करूंगा। गवर्नमेंट को मैं सिर्फ डिफरेंस का अमाउंट पे करूंगा। बात समझ आई? अब सरकार की कमाई यहाँ पे कितनी हो रही है इस ट्रांजेक्शन में वो भी आप समझ लो। मेरे हाथ से ऑलरेडी 2,700 रुपये उनको मिल चुके हैं, मैंने ऐप वाले को दिए, ऐप वाले ने गवर्नमेंट को पे किए, 2,700 मिल गए। मैंने आपसे 3,600 कलेक्ट किए, 2,700 माइनस किए, बचा कितना? 900। तो ये 900 मैंने भी तो गवर्नमेंट को दिया। उनकी कमाई कितनी हो गई? 3,600। ये 3,600 किसकी जेब से गए? आपकी जेब से। ये वाले यही है वो, दो पार्ट में मिले उनको। 2,700 में पहले ही भर चुका था, 900 मैंने और भर दिए जब आपसे आए। तो गवर्नमेंट की इनकम तो 3,600 ही है और वो एंड यूजर की पॉकेट से ही जा रही है। इस पूरे प्रोसेस में मेरी जेब से क्या कोई नेट जीएसटी गया? नहीं। आईटीसी लेने के बाद मेरी जेब से कोई जीएसटी नहीं गया। हाँ, टेम्पररी मैंने भरा था 2,700, लेकिन फिर आपसे जब पैसा वापस आया ना तो मैंने उसको सेट ऑफ कर लिया। तो इस तरीके से इनपुट टैक्सेस जो भी एक सप्लायर पे करता है, जब उसको आउटपुट टैक्स मिलता है उसमें से वो पैसा पहले साइड पे निकाल लेता है, और वो साइड पे निकालने को अपने आईटीसी बोलते हैं, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये पॉइंट होता है। अब ऐसा पूरा चेन चलेगा। नॉर्मली जो सप्लाई चेन होता है उसमें एक रॉ मटेरियल सप्लायर होगा, ठीक है, फिर इसमें से एक मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर के बाद एक होलसेलर होगा, उसके बाद भी एक बीच में डीलर हो सकता है, या डीलर नहीं रखना है तो डायरेक्ट रिटेलर भी ले सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आता है अपना कंज्यूमर। ठीक है, ये सप्लाई चेन है। अब इस सप्लाई चेन में ना जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जीएसटी को बोलते हैं इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। हर स्टेज पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अल्टीमेट बर्डन जो है वो एंड में इसके ऊपर पास ऑन होता जाएगा, वैसा है। और रॉ मटेरियल सप्लायर ने जैसे मैन्युफैक्चरर को गुड्स गुड्स बेचे, मैन्युफैक्चरर ने इसको पेमेंट किया होगा, जो भी पेमेंट किया होगा प्लस जीएसटी दिया होगा। समझ आए? अब मैन्युफैक्चरर फंस चुका है, बोले यार मेरा जीएसटी लग गया, मैं ये वसूल कैसे करूं? अब मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स बना के होलसेलर को गुड्स बेचेगा, जब यहां से जीएसटी आएगा, पेमेंट प्लस जीएसटी, तो ये मैन्युफैक्चरर ना अपना वाला जीएसटी निकाल लेगा कि चल भाई मेरे पैसे वापस आ गए। अब फंसा कौन? होलसेलर। अब ये आगे अपना बकरा ढूंढेगा कि भाई मेरे जो जीएसटी के पैसे फंसे वो कैसे निकालू। भाई रिटेलर को गुड्स बेचे, रिटेलर को बोला भाई सप्लाई पे पैसे दे और जीएसटी भेज। जैसे ये जीएसटी इसके पास आया, इसका वाला ये जीएसटी फ्री हो गया,
उसकी पॉकेट से जो पैसा गया था वापस आ गया। अब फंसा रिटेलर, अब बोला यार मेरा भी जीएसटी लग गया, मैं कैसे निकालू आगे। ठीक है, नेक्स्ट बकरा कंज्यूमर, इसको बोला ले भाई तू भी पैसे भर और जीएसटी दे के जा। इसने इसको जीएसटी दिया, जैसे ही ये पैसा मिला ये वाले निकल गए इसके कि चल भाई अपना पैसा वापस आ गया। अब लास्ट में फंसा ये, अब आगे चेन में तो कोई गुड्स पास ऑन हो ही नहीं रहे, तो जो एंड कंज्यूमर है जो गुड्स को यूज कर रहा है, सर्विसेज को अवेल कर रहा है, जो आगे पास ऑन नहीं कर रहा है, उसकी जेब से जो लास्ट में जीएसटी गया ना, वो जीएसटी फुल एंड फाइनल, ये आगे अपने जीएसटी का बेनिफिट ले नहीं पाएगा क्योंकि इसका पर्सनल कंजम्पशन हो गया वैसा है। और आप ये पूरी चेन में देखोगे, इसकी पॉकेट से कुछ नहीं गया, इसकी पॉकेट से भी एंड में कुछ नहीं गया, ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, फंसा कंज्यूमर। समझ आए? और सरकार की कमाई इस पूरे ट्रांजेक्शन में इतनी ही है, इसमें डबल जीएसटी नहीं लगा है, क्योंकि जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अब जैसे मैन्युफैक्चरर है, इसने पीछे जीएसटी भरा था ना ये वाला, लेकिन जब ये अपना कॉस्ट गिन रहा था तो उसने जीएसटी को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो तो उसको पता है उसको क्रेडिट मिल जाएगा। उसने बाकी के सारे कॉस्ट गिने होंगे, उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ा होगा, और उसके बाद एक सेल प्राइस आया होगा, और उस सेल प्राइस पे उसने लगाया होगा जीएसटी, और ये जीएसटी आते ही इसका वाला फ्री हो गया होगा, उसमें से माइनस हो गया होगा। तो अल्टीमेटली जीएसटी जिसका क्रेडिट मिलने ही वाला है, वो इन सबके कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? तो ऐसे चेन आगे बढ़ता रहेगा, और नंबर्स के साथ भी ये चीज टैली हो जाती है कि भाई अल्टीमेटली जीएसटी गवर्नमेंट को इतना ही मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर नंबर के फॉर्म में लेने हैं तो मैं आपको टैली भी करा देता हूँ, बहुत ज्यादा परफेक्टली लिख के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अपन ने पहले किया है, शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ कैसे। मान लो रॉ मटेरियल जो सप्लाई मैन्युफैक्चरर ने किया ना, 1 लाख रुपए का बिल बना, जीएसटी का रेट मान लेते हैं 5%, तो यहाँ से जो जीएसटी गया होगा कितना गया होगा? 5,000। अब मैन्युफैक्चरर ने अपनी बाकी की सारी कॉस्ट लगा के, प्रॉफिट लगा के सेल प्राइस गिना होगा, और एक प्राइस पे होलसेलर को सप्लाई किया होगा, मान लेते हैं वो प्राइस है 3 लाख रुपए, तो इस पे भी जीएसटी आया होगा। रेट सेम अज्यूम कर रहा हूँ एक बार, 5%, तो 3 लाख पे 5% मतलब 15,000। जैसे ही मैन्युफैक्चरर के पास, अब देखो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गिनो, उसके पास जैसे ही 15,000 रुपए आएंगे ये वाले, वो क्या करेगा? पहले अपने 5 निकाल लेगा जो उसने पीछे भरे थे, और बाकी 10 का क्या करेगा? गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा, तो गवर्नमेंट को एक अमाउंट मिलेगा यहाँ से। अब सरकार की कमाई जो है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, 10,000 रुपीज किसके हाथ से मिले? मैन्युफैक्चरर के। अब मैन्युफैक्चरर ने आगे गुड्स बेच दिया, जीएसटी कलेक्ट कर लिया, अपना निकाल लिया, फ्री हो गया। अब फंसा हुआ कौन है? होलसेलर। उसके 15,000 लगे हुए जो अभी तक वापस नहीं आए। होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो इसमें अपना मार्जिन ऐड करेगा। मान लो 4 लाख रुपए में उसने आगे बेचा, तो 4 लाख पे 5% जीएसटी, यहाँ पे ट्रांसफर होगा कितना? 20,000। अब होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, तो उसके पास 20,000 आ गए, वो पहले अपने 15,000 इसमें साइड पे निकाल लेगा जो उसने पहले पीछे भरे, ऊपर के 5 सरप्लस है ना, वो जाके गवर्नमेंट को दे देगा, बोले लो सर ये 5,000 आपके। बात समझ आई? रिटेलर फंसा हुआ है, वो कंज्यूमर को पकड़ेगा, भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन मिला के 5 लाख रुपए का बिल बना, इसके ऊपर कंज्यूमर इसको जीएसटी चुकाएगा, 5 लाख पे 5% मतलब 25,000। अब जैसे ही ये बात होगी ना, रिटेलर क्या करेगा? बोले यार मेरे पास 25 आए, 20 मैंने पीछे भरे हुए थे, बाकी के 5 सरकार को दे देता हूँ, तो गवर्नमेंट की इनकम कितनी? समझ आया? क्लियर हुआ? अब देख लो यहाँ पे अच्छा, 1 मिनट, अमाउंट में कुछ गड़बड़ हुई, एक सेकंड। और हाँ, ये सप्लायर में तो 5 भरे होंगे ना, वो अपने लिखे हैं। हाँ, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर के पास 5,000 आए होंगे, ये भी उसने गवर्नमेंट को दिए होंगे, और बाकी के सारे सही। ठीक है। अब कंज्यूमर वाले 5,000 जो है वो भी सरकार को पहुंच चुके हैं। अब आप टोटल देख लो, ये टोटल कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, और ये सारा गया किसके पॉकेट से? कंज्यूमर की। अब स्टार्टिंग से आप देखो, रॉ मटेरियल वाले की जेब से कोई जीएसटी गया नहीं, 5 आया उसने सरकार को दे दिया। मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से पहले 5 गया था, जैसे ही 15 आया उसने अपना 5 निकाल लिया, बाकी का 10 था वो उसने गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। वैसे ही चेन में आगे बढ़े तो होलसेलर ने 5 सबमिट किया, रिटेलर ने 5 सबमिट किया, कंज्यूमर जो है उसको आगे कोई क्रेडिट मिलने नहीं वाला। तो टोटल पूरे ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की कमाई उतनी ही है जितना कंज्यूमर की पॉकेट से जीएसटी गया। बात समझ आई? तो इनमें से किसी की पॉकेट से कुछ गया भी नहीं और डबल टैक्सेशन हुआ भी नहीं, यहाँ पे प्रूव हो गया। इसको वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड मतलब आप देख लो, 1 लाख से जब ये ट्रांजेक्शन 3 लाख पे गया ना, डिफरेंस कितना है देख लो, 2 लाख। 2 लाख में 5% कितना होता है? 10,000। वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा है। फिर देख लो, 3 से 4 लाख हुआ, डिफरेंस वैल्यू एडिशन कितना? 1 लाख। 1 लाख पे 5% कितना होता है? 5,000। फिर 4 से 5 लाख हुआ, 1 लाख पे कितना? 5,000। समझ रहे हो? तो जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है एक हाथ से दूसरे हाथ से गुड्स पास ऑन हो रहे हैं, तो जो प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, सिर्फ उतने ही पोर्शन के ऊपर जीएसटी नेट गवर्नमेंट तक जा रहा है।
इससे ये समझ में आ रहा है कि डबल टैक्सेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लग रहा है, एक ही अमाउंट पे बार बार जीएसटी नहीं लग रहा है, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है। अगर ये क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, सोचो जीएसटी कितना होता, सरकार की कमाई कितनी हो जाती, ये 5, ये 15, ये 20, ये 25, सारा टोटल कर दो तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो वो फिर डबल इफेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे डबल इफेक्ट नहीं हो रहा। अब क्लियर समझ आया? तो ये आईटीसी का बेसिक कैलकुलेशन है कि इनपुट टैक्स का सिस्टम काम कैसे करता है। अब हम सेक्शंस देख लेते हैं कि थियोरेटिकली इसमें इन्होंने बोला क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1, आईटीसी टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा, बेसिक कंडीशन है। दूसरा, आपके पास टैक्स पेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, परचेजेस के बिल होने चाहिए कि आपने जीएसटी पीछे भरा है, उसका प्रूफ होना चाहिए, इम्प्लाइड बात है। गुड्स का एक्चुअल में रिसीव होना जरूरी है, सिर्फ बिलिंग के तौर पे आईटीसी लेते रहोगे और गुड्स तो खरीदे बेचे ही नहीं तो वो कैसे चलेगा। तीसरा, टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड, ये भी जरूरी है, जीएसटी भरा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना, और इसका रिटर्न भरना नेसेसरी है। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस हमने देखी। गुड्स के रिसीट वाले पॉइंट में एक एक्सप्लेनेशन है कि गुड्स का एक्चुअल में रिसीव होना जरूरी है, लेकिन गुड्स हम रिसीव करें, हमारे बिहाफ पे कोई और रिसीव करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो गुड्स का ऑर्डर मैंने दिया, लेकिन गुड्स डिलीवर आपके घर पे हुए, आपने यूज किए, चलेगा। गुड्स एक्चुअल में डिलीवर तो हुए ना, जिसने ऑर्डर दिया, जिसके नाम से बिलिंग हुआ, वही गुड्स यूज करेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैंने आपको अगर मान लो अमेजोन से कोई गुड्स ऑर्डर करके गिफ्ट कर दिए, बिल मेरे नाम का बना, उसका पेमेंट मैंने किया, जीएसटी मैंने भरा, और गुड्स आपके घर पे डिलीवर हुआ, आपने यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ता है उससे? एक्चुअल डिलीवरी नेसेसरी है। वो बोल रहे बोगस बिलिंग नहीं होना चाहिए, जैसे बिल्स बना बना के लोग क्रेडिट लिए जा रहे हैं, एक्चुअल सेल होता नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअल गुड्स का डिलीवरी, एक्चुअल सर्विस का प्रोविजन मैंडेटरी है। गुड्स कोई भी रिसीव कर सकता है किसी के बिहाफ पे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। क्लियर? ये पॉइंट आगे जॉब वर्क में काम आता है फिर। चलो, प्रोविजो है, बोला अगर गुड्स लॉट में रिसीव हो रहे हैं तो, जैसे अगर ऑर्डर आपने प्लेस किया, उसमें आपने बोला 10,000 यूनिट्स चाहिए, मैंने बोला इतने सारे एक साथ एक ट्रक में नहीं आएंगे और एक साथ बनते भी नहीं है, मैं 2-2 हजार करके 5 लॉट में भेजूंगा, एक एक हफ्ते के गैप पे, 5 हफ्ते में सप्लाई पूरा करूंगा। आपने बोला ठीक है। अभी सिचुएशन में पॉइंट ये है कि आपने जो मुझे टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। इसमें ऑप्शंस है, या तो ऑर्डर प्लेस करते ही, इनवॉइस बनते ही आप आईटीसी पूरा ले सकते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में प्रोपोर्शनेटली ले सकते हो जैसे जैसे गुड्स आते जाएंगे, या फिर लास्ट लॉट आने के बाद। प्रोविजो में बोला है लास्ट लॉट आने के बाद। तो सारे सप्लाईज आपको मिल गए आखिरी वाले, उसके बाद पूरे 10,000 यूनिट पे आपने जितना इनपुट टैक्स भरा है ना, उसका आप आईटीसी ले लेना, लेकिन उससे पहले नहीं, आखिरी लॉट रिसीव होने के बाद ही, ये कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा बोला है कि एडवांस में आईटीसी लेने का भी एक ऑप्शन होता है, क्रेडिट पे जो गुड्स आपने खरीदे होते हैं ना, उसमें ये पॉइंट आता है। बहुत सिंपल कंडीशन है भाई, जो गुड्स मैंने आपको बेचे, उसका अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट पे है, और क्रेडिट पीरियड है 60 डेज, मतलब आप 60 डेज के बाद पैसे दोगे, और गुड्स आप लेके गए हो, इनवॉइस भी मैंने दे दिया, लेकिन पेमेंट 60 डेज के बाद आएगा। अब इस इनवॉइस में जो जीएसटी कंपोनेंट दिख रहा है, वो आपने मुझे दिया तो है ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे है, पर आप उसका आईटीसी ले सकते हो एडवांस में। ऐसा होता है, बिकॉज ये करना ही पड़ेगा, पेमेंट बेसिस पे करने जाएंगे तो आईटीसी डिले होगा और बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसका पेमेंट रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला इनवॉइस को बेस बना लेते हैं, इनवॉइस बन गया है ना, भले उसमें क्रेडिट पीरियड किसी का 30 डेज होता है, किसी का 45, किसी का 60, जिसके पास परचेज इनवॉइस है कि मैंने कुछ खरीदा है और उसमें जीएसटी दिख रहा है, वो आईटीसी एडवांस में क्लेम कर ले तो भी चलेगा, बाद में तो पैसा आ ही जाने वाला है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बाद में मतलब फिर कब तक आ जाना चाहिए, एक डेडलाइन भी तो फिक्स करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, 1 साल हो गया, आपने मेरे पैसे ही नहीं दिए, अब बिल बाकी, जीएसटी बाकी, और आईटीसी ले लिया आपने, तो ऐसा नहीं हो रहा सारा फायदा आप ही उठा रहे हो, सरकार का भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, आपके फुल फायदे, मेरा पेमेंट भी नहीं दिया, गुड्स भी फ्री में यूज कर लिए, और सरकार का पैसा भी नहीं दिया, जीएसटी बचा लिया, प्लस जीएसटी जो दिया ही नहीं था उसका क्रेडिट भी ले लिया। मतलब इससे तो बेस्ट कोई तरीका हो ही नहीं सकता किसी को नुकसान पहुंचाने का, वैसी बात हो गई। तो बोला आप क्रेडिट ले लो, लेकिन 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना सामने वाले का, मैक्सिमम ड्यू है ये। अगर 180 दिन बाद भी आपने मेरा पेमेंट नहीं किया, तो जो आईटीसी आपने क्लेम कर रखा है वो करना पड़ेगा रिवर्स। सरकार बोलेगी भाई पैसे वापस लाओ, हमारा आईटीसी क्यों क्लेम कर लिया जब जीएसटी भरना ही नहीं था, जो आपने बेनिफिट लिया ना कैश में पे करो, पैसे वापस करो। फिर आप भी बोल रहे हो, बोले यार सरकार भी बेवकूफ है, जब अब इनका पैसा नहीं दे रहे तो सरकार का कहाँ से देंगे, मांगते रहो देख लेंगे, ठीक है, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, वो लोग तो रिकवरी कर सकते हैं, ये पॉइंट है। अच्छा 180 डेज हो गए, आईटीसी रिवर्स करना पड़ा,
पैसे वापस करने पड़े गवर्नमेंट को, बट फिर आपने मेरा पेमेंट दे दिया 15 दिन के बाद, तो मैं तो जीएसटी के साथ ही पेमेंट दूंगा ना, कि जीएसटी के बिना चार्ज करूँ। फिर आप बोल रहे हो नहीं नहीं सरकार ने तो आईटीसी रिवर्स कर दिया, हम जीएसटी क्यों भरे? अरे भाई मेरे ऊपर भी कंप्लायंस है, मेरे को जीएसटी वाला बिल बना के देना पड़ता है, तो मुझे तो जीएसटी के साथ ही पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं अपना कंप्लायंस फॉलो नहीं करूंगा तो पेनल्टी मेरे ऊपर आएगी। अभी सिचुएशन में मैंने तो आपसे जीएसटी के साथ पैसे लिए और अब मैंने जीएसटी सरकार को पे कर दिया, अब आप वापस आईटीसी मांग सकते हो उस अमाउंट पे, ये बोलते हुए कि भाई हमने जीएसटी भरा तो है। तो आइडियली भरा तो है ना जीएसटी, के नहीं भरा, सरकार तक पैसे पहुंचे तो फिर आपको आईटीसी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलती है कि हमें कोई आपके पैसे रख के कोई फायदा तो लेना नहीं है, अगर आपने जीएसटी भरा है तो आप आईटीसी लो, नहीं भरा है तो मत लो। तो अगर आपने पहले पे नहीं किया था और एडवांस में क्रेडिट लिया था तो हमने आपका आईटीसी रिवर्स करा दिया, बट अब जब आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है और आपके नाम से जीएसटी हमारे पास आ गया है तो आप ले लो ना आईटीसी, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो वापस भी आप रिक्लेम कर सकते हो आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। अभी सारी स्टोरी यहाँ लिखी है देखो पेज 100 पे, ऊपर के 2 पॉइंट्स, आईटीसी अवेल टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट प्लस क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इफ द पेमेंट इज मेड सब्सिक्वेंटली। ये दोनों की लैंग्वेज पढ़ लो फिर आगे देखते हैं, अच्छा पॉइंट है वो। कुछ नहीं, जितना आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया था उतना आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ देंगे, उतना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। और वो भी प्लस इंटरेस्ट तो लगेगा ही, तो इम्प्लाइड। तो जब क्रेडिट वापस से क्लेम करोगे ना रिक्लेम, तो उसमें इंटरेस्ट का पैसा रिफंड नहीं होगा, क्योंकि वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, आपने टाइम भी तो खींचा ना, पैसा यूज भी तो किया ना, तो इंटरेस्ट पोर्शन रिफंड नहीं होता है, वो अंडरस्टूड। बोलो लैंग्वेज समझ आई क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट आया सबसेक्शन 3, ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। कैपिटल गुड्स पे, मशीन पे, अपन ने मशीन खरीदी वो 10 लाख रुपए की, उस पर 12% जीएसटी भरा। अब जीएसटी के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस जीएसटी का आप आईटीसी क्लेम कर लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, या फिर इस जीएसटी को आप मशीन के कॉस्ट में जोड़ के बैलेंस शीट में ले जाओ और उस पर क्लेम कर लो डेप्रिसिएशन। लेकिन दोनों नहीं हो सकता, फिर आप उसका आईटीसी भी ले रहे हो और उसको डेप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो डीटी में बेनिफिट मिल रहा है, आईडीटी में मिल रहा है, तो खर्चा तो एक ही बार हुआ है ना, तो डबल बेनिफिट नहीं ले सकते। अब इसमें इन्होंने क्या किया है जीएसटी वालों ने, कैपिटल गुड्स पे जब आईटीसी देने की बात आती है तो ये लोग पूरा आईटीसी एक साथ नहीं दे रहे, ये एक प्रॉब्लम है और इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। सरकार का क्या है, वो कैलकुलेशन हिल जाता है ना, किसी ने 1 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी है, 12% जीएसटी भरा है, कितना हो गया 12 लाख रुपए। अब वो तो अगले महीने पूरा क्रेडिट मांग लेगा, 12 लाख माइनस करो, तो सरकार की 12 लाख रुपए की कमाई जो है वो माइनस हो गई ना, एक साथ उसने क्रेडिट ले लिया, तो उनका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि कैपिटल गुड्स के ऊपर हम एक साथ इतना सारा आईटीसी नहीं देंगे, तो ये 12 लाख रुपए ना आपके कुछ मंथ्स में डिवाइड होंगे, इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर लेना। अब ये इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम प्रैक्टिकली बहुत गलत है यार, मैंने भरा तो 12 लाख एक साथ, आईटीसी देने में क्या दिक्कत है? अब मतलब पैसा मांगते हो तो फिर एक काम करो, उसमें भी ऑप्शन दे दो ना कि मैं भी इतना सारा जीएसटी 4-5 महीने में डिवाइड करके भरूंगा, वो तो एक बारी में चाहिए, क्रेडिट देना है तो फिर इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो, वो बात हो गई। इस वजह से बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज को प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर क्रेडिट क्लेम करते करते टाइम बहुत निकल जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रैक्टिकल इशू है, इसके बारे में यहाँ बात नहीं की, क्योंकि रूल्स में अपन डिटेल में नहीं जा रहे, बट प्रैक्टिकल रूल्स में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि कैपिटल गुड्स वाले में आईटीसी एक साथ नहीं दे रहे, प्रोपोर्शनेटली दे रहे हैं वैसा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था कैलकुलेशन के हिसाब से। बात यहाँ पे ये हो रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कब तक क्लेम कर सकते हैं, कब तक क्लेम कर लेना चाहिए। तो एक इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, सेल परचेज बिजनेस में कभी इवनली नहीं चलता है, और ये रियलिटी हो गई, प्रैक्टिकलिटी हो गई कि मैं अगर अपना बिजनेस चला रहा हूँ जिसमें मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम कोरिलेशन होगा, हर महीने उतना ही परचेस करता हूँ जितना सेल होने वाला है।
और हर महीने की आखिरी तारीख पे इन्वेंट्री 0-0 हो जाती है। ऐसा तो होता ही नहीं है। गुड्स आता रहता है, गुड्स सेल होता रहता है, इन्वेंट्री पड़ी रहती है। जब रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो बल्क में परचेज कर लेता हूँ, जब फेस्टिव सीजन आता है तो बल्क में सेल करता हूँ। तो ऑन अकाउंट हर चीज सीजनल वे में चलती रहती है, तो कोरिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे मंथ्स में ऐसा भी होता है कि सिर्फ परचेजेस ज्यादा हुए और सामने सेल नहीं हुआ उतना, तो इनपुट टैक्स बहुत सारा गया लेकिन आउटपुट टैक्स आया ही नहीं, तो क्रेडिट सेट ऑफ नहीं हो पाया। अब ये जो अनक्लेम्ड क्रेडिट रह गया ये अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कि इस महीने नहीं क्लेम हो पाया, अगले महीने कर लेना। तो अप्रैल के परचेजेस का अगर पूरा क्रेडिट मई में नहीं मिला तो जून में ले लेना, जून में नहीं मिला जुलाई में ले लेना। बट एक पर्टिकुलर मंथ के परचेजेस का इनपुट टैक्स आप कितने महीने तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसकी डेडलाइन है सबसेक्शन 4, और वो डेडलाइन क्या है वो हमें समझनी है। अब इसको बहुत सही तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए तो कंफ्यूजन नहीं आता है। दो पैरामीटर्स हैं इसमें। देखो, जिस मंथ का इनवॉइस है पहले वो मंथ आप देख लो कौन सा लेना है। अपने यही मंथ अज्यूम कर लेते हैं, सपोज अप्रैल 2025 इस मंथ का इनवॉइस है। इसमें आपने जो भी इनपुट टैक्सेस भरे हैं उसका क्रेडिट अगर आपको क्लेम करना है तो कब तक करेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मंथ का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। बोलो। हाँ, ये तो पहला ही मंथ है ना फाइनेंशियल ईयर का, 25-26। ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद 30 नवंबर। पहले सितंबर थी, फिर इन्होंने इसको अमेंड कर दिया, अब सितंबर के बदले नवंबर होगी। 30 नवंबर कौन सा आएगा, 2026। समझ आए, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 31 मार्च 2026 के बाद जो नवंबर आएगा वो, ये पहली रेफरेंस डेट है इस सेक्शन के लिए। दूसरी रेफरेंस डेट के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है, वो ड्यू डेट है 31 दिसंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे अपने केस में आएगी 26। बट यहाँ ड्यू डेट नहीं लेनी है, यहाँ पे बोला इस ड्यू डेट से पहले जो एक्चुअल डेट होगी, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, वो हमें लेनी पड़ेगी। अब एक्चुअल डेट तो असेसी पे डिपेंड करती है, उसने रिटर्न कब भरा, ये वेरिएबल रहेगी। आप रिटर्न कभी भी भर सकते हो इस तारीख से पहले। अब वो डेट अपन अज्यूम कर लेते हैं कुछ। एक्चुअल डेट अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 10 सितंबर। ठीक है, ये डेट ले लेते हैं। सो दिस विल बी द सेकेंड डेट। अब ये फिक्स है, सेक्शन में लिखी है, और ये वेरिएबल है, ठीक है। ये असेसी पे डिपेंड करती है कि उसने रिटर्न कब भरा। समझ आया। अब ये दोनों में से आपको लेना होगा विच एवर इज अर्लियर, तो सिलेक्ट कौन सी होगी, ये होगी। समझ आया, विच एवर इज अर्लियर। तो इस डेट तक आप ये अप्रैल वाले इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर लेना। नहीं कर पाए इसके बाद तो फिर लैप्स हो जाएगा। तो जो भी आखिरी रिटर्न आप भरने वाले हो बिफोर दिस डेट, जो भी मंथ का होगा, अगस्त का होगा तो September 20 लास्ट होती है, तो आपको फिर उसके पहले वाला देखना पड़ेगा। जो भी रिटर्न आप इस डेट तक लास्ट भर सकते हो वहां तक सेट ऑफ कर लो। उसके बाद सेट ऑफ करने का मौका 11 तारीख से आपको नहीं मिलेगा, ये कंडीशन। तो ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो अप्रैल मतलब जो भी मंथ का इनवॉइस है पहले वो मंथ देखो, उसका फाइनेंशियल ईयर देखो, वो एंड कब हो रहा है वो देखो, वहां से आपको ये डेट मिलेगी। और ये वाली डेट तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप एक्चुअल में रिटर्न फाइल कब करते हो, दोनों में से विच एवर इज अर्ली। तो ये वेरिएबल डेट है, और ये 30 नवंबर जो फिक्स है वो तो सेक्शन में लिखी हुई है वैसा। सो दिस इज 16 सबसेक्शन 4। लैंग्वेज देख लो, छोटा सा ही पॉइंट है, और प्रैक्टिकली सेक्शन अच्छा है। कुछ प्रैक्टिकल पूछना हो, डेट्स बना के देनी हो, ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो बन सकता है। अगर इनवॉइस का मंथ चेंज कर दे, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, Feb 25, तो बोलो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अब इस सिचुएशन में पहली डेट कौन सी आएगी, 30 नवंबर कौन सा आएगा, 25 या 26। 25। देखो इनवॉइस Feb 25 का है, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 24-25। तो उसके बाद जो 30 नवंबर आएगा वो आएगा 30 नवंबर 2025 एंड नॉट 26। समझ आया। दूसरा, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, वो भी ये दिसंबर से पहले ही होगी। वो डेट अज्यूम कर लेते हैं 15 दिसंबर। ये आपने एक्चुअल जिस दिन रिटर्न फाइलिंग किया ना वो डेट। अब दोनों में से सिलेक्ट क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर। समझ आया, तो ये लास्ट डेट हो जाएगी। तो यहाँ आपको कुछ लिमिटेड मंथ्स मिले और यहाँ तो कुछ ज्यादा टाइम मिल गया।
ठीक है, वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था, एंडिंग ऑफ द ईयर है, तो डिपेंड करेगा। तो सम को अप्रोच ऐसे करोगे तो बन जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 17, उस पे आ जाए। ये है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट्स, ब्लॉक क्रेडिट्स, कहाँ कितना आईटीसी मिलेगा, कितना आईटीसी नहीं मिलेगा, उसके ऊपर बात हो रही है। सब सेक्शन 1, 2 ये सब बहुत सिंपल सब सेक्शन है। इसमें ऐसा बोला है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हो उसी पे आईटीसी मिलता है। प्राइवेट यूज वाली चीजों पे आईटीसी नहीं मिलता। अब मैं घर पे एसी लगाऊंगा तो उसमें जो जीएसटी जाता है ना, उसका आईटीसी मिलता नहीं है। ऑफिस पे लगाऊंगा तो मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंस हो गया, वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। हाँ, मैंने एसी घर पे लगाया, बिल यहाँ का बनवा लिया, तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो बात अलग। लेकिन अल्टीमेटली पर्सनल एक्सपेंस का आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं। ये पार्ट है। दूसरा, एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज पे आईटीसी नहीं मिलता, इम्प्लाइड है। एग्जाम सप्लाईज में आप आउटपुट टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो ना, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट कैसे देंगे? तो एग्जाम सप्लाईज पे आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीरो रेटेड सप्लाईज पे आईटीसी मिलता है। जीरो रेटेड मतलब वो एसीजेड और एक्सपोर्ट्स वाला, उस पर आईटीसी मिलता है। बोले कैसे मिलेगा? या तो रिफंड के फॉर्म में ले लो, या और कोई सेल आपने अगर लोकल एरिया में जीएसटी वाला किया हो तो आमने सामने सेट ऑफ कर लो, ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का सबसेक्शन 4 अगेन एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, इसमें सम भी बन सकता है, तो उस हिसाब से उसको ध्यान रखना। ये सबसेक्शन स्पेसिफिक बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जिसमें एनबीएफसी भी कवर हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर वाली एंटिटीज और एनबीएफसी कवर होती है। अब ये लोग अपने कस्टमर्स को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसपे जीएसटी आता है। अच्छा, कुछ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं भी आता है, तो जितना इन्होंने इनपुट टैक्स चुकाया है उसका एक हिस्सा इनको क्लेम करने को मिलेगा जो टैक्सेबल सर्विसेज से कनेक्टेड है, और एक हिस्सा क्लेम करने को नहीं मिलेगा जो एग्जाम सप्लाई से कनेक्टेड है। ये प्रॉब्लम आती है। तो एक ऑप्शन इनके पास ये है कि एक्चुअल कैलकुलेशन करे कि कितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ, उसके सामने कितना इनपुट टैक्स आपने पे किया, एग्जाम सप्लाई से कितना एसोसिएटेड है, टैक्सेबल सप्लाई से कितना एसोसिएटेड है। तो जितना एग्जाम से है वो प्रोपोर्शनेटली क्लेम नहीं होगा। तो एक्चुअल कैलकुलेशन का ऑप्शन तो है ही। यहाँ पे इनको एक लमसम स्कीम का ऑप्शन दिया सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 4 में गवर्नमेंट ने ये बोला कि काम करो, आप ये झंझट में मत पड़ो कि आपके इनपुट टैक्स का कितना हिस्सा टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, कितना एग्जाम से। आप एक लमसम रेशियो ले लो, एंड दैट रेशियो इज 50-50। मतलब आईटीसी आप उतना ही क्लेम करो जितना आपने इनपुट टैक्स पे किया है उसका 50%। तो इनपुट टैक्स पे किया अगर 1 लाख रुपए पूरे महीने का, तो 50,000 का आईटीसी क्लेम कर लो, 50,000 भूल जाओ। बोले क्यों भूल जाए? बोले क्योंकि आपके कुछ आउटपुट सप्लाईज एग्जाम नेचर के भी हैं, तो आधा आईटीसी उसको भी तो रिलेट करता है ना, वो तो नहीं मिलेगा, तो 50-50 कर लेते हैं। अब ये ऑप्शनल सेक्शन है, कंपलसरी नहीं है कि बैंक को यही ऑप्शन फॉलो करना है। अगर उनको लगता है कि हमारा एक्चुअल आईटीसी जो है 50% से ज्यादा रेशियो पे निकलता है तो ये स्कीम में मत जाओ। अगर उससे कम निकलता है तो ये स्कीम आपको बेनिफिट देगी, आप यूज करो, आपके कन्वीनियंस पे वैसा होगी। सो दिस इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी, और उनके लिए यूज होने वाली स्कीम। बट इसमें एक प्रोविजो है। प्रोविजो में ऐसा बोला कि जो भी इंटर बैंक ट्रांसफर्स होते हैं या इंटर बैंक सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन्हीं की ब्रांचेस के बीच में, जैसे एचडीएफसी बैंक की पूरे इंडिया में ना 6,000 ब्रांचेस है। तो एचडीएफसी बैंक एक कंपनी है, उसका पैन नंबर एक है, बट उसके जीएसटी नंबर तो 6,000 अलग अलग होंगे। तो 6,000 डिस्टिंक्ट पर्सन लेकिन है रिलेटेड। अब अगर ये लोग एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करे या सप्लाईज प्रोवाइड करे तो उन ट्रांजेक्शन पे ये 50% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मना कर दिया, इसके ऊपर प्रोविजो लगा दिया। इसको अप्रोच करे कैसे? अगर कोई सम आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन की लिस्ट होगी ना कि टोटल इतने ट्रांजेक्शन बैंक ने किए, आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा भाई विथ आउटसाइडर्स एंड इंटर ब्रांच, अपनी ही ब्रांचेस के बीच में, समझ आए? दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। इसमें जितना भी आपका इनपुट टैक्स गया होगा उस पे आप फिर सीधा 50% लगा सकते हो, और ये आपका एटीसी का अमाउंट आ जाए। और इस वाले केस में क्या होगा, आपको एक्चुअल कैलकुलेशन ही करना होगा, इसमें 50-50 वाली स्कीम अवेलेबल नहीं। सो दिस इज हाउ द सम विल बी अप्रोच्ड। एक इलस्ट्रेशन इसमें इस पॉइंट पे दिया हुआ है, वो पीछे अपन ने किया भी था, आप रिकॉल करोगे तो उसमें मिल भी जाएगा। तो उसमें हमने वही किया था, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर। बोलो समझ आ रहा है? आउटसाइडर्स। ठीक है, समझ आ गया? तो ये है 17 सबसेक्शन 4। ये जो बात बोली है ये प्रोविजो में बोली है, ये उसका इफेक्ट है। प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सम्स में। ये तो अगर आपको प्रोविजो ध्यान नहीं है
आप तो सब करोगे टोटल, उसमें से देखोगे कितना टैक्सेबल कितना एग्जेम्प्ट, जो टैक्सेबल है उसमें 50% खत्म। तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ये वाले पोर्शन पे तो 50% लगता ही नहीं है ना, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, फाइनल नंबर तो मैच होगा ही नहीं, और प्रोपोर्शनेटली मार्क्स कट हो जाएंगे। तो बेटर है कि वो प्रोविजन को आप ध्यान रखें। फिर आया 17 सबसेक्शन 5, ये है एकदम डिटेल्ड प्रोविजन विच इज कॉल्ड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। इसमें जितनी बातें बोली है वहां पे आईटीसी नहीं मिलता है, नेगेटिव लिस्ट है, बट अगर इसमें कहीं एक्सेप्ट आ जाए तो फिर वहां आईटीसी मिलेगा। वैसे पॉइंट से मोटर व्हीकल वाले पॉइंट्स अपन ने देखे थे, पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदी, 13 लोगों से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी वो बात हो रही। 13 से ज्यादा है तो पर्सनल यूज हो के बिजनेस यूज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 से ज्यादा होते ही बाई डिफॉल्ट इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं तो आईटीसी मिल जाता है, ये स्टोरी। हाँ, अगर आपने गाड़ी खरीदी है आगे बेचने के लिए और डीलर, तो आपको आईटीसी मिलेगा, वो आपका बिजनेस हो गया। आपने एज ए टैक्सी कैब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदी है तो भी आईटीसी मिलेगा। आपने मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए गाड़ी खरीदी है तो भी आईटीसी मिलेगा। ये सारे कमर्शियल यूज हो गए। वैसा वेसल और एयरक्राफ्ट में भी सेम पॉइंट है, कोई फर्क नहीं। अब जिस गाड़ी को आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है उस गाड़ी का रिपेयरिंग होगा, मेंटेनेंस होगा, इंश्योरेंस होगा, सब पे जीएसटी लगेगा। तो जब गाड़ी का आईटीसी नहीं मिला तो इन सबका भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी कमर्शियल यूज के लिए खरीदी, आपकी टैक्सी है या मोटर ड्राइविंग वाली कार है, तो उसकी सर्विसिंग इंश्योरेंस में जो जीएसटी जाएगा ना उसका भी क्रेडिट आप ले सकते हो। लॉजिकल, जब गाड़ी का आईटीसी मिलेगा एक्स्ट्रा चीजों का आईटीसी भी मिलेगा, जब गाड़ी का नहीं मिलेगा तो बाकी का भी नहीं मिलेगा, सिंपल रूल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ये सब पर्सनल सर्विसेज है, इन सबका आईटीसी मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोविजो दे रखा है, वो डिपेंड करता है कि कोई भी आपने सर्विस जो है वो एज अ बिजनेस पर्पस अवेल की, इनपुट सर्विस, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। इसमें आपको केटरिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया था इवेंट मैनेजमेंट, कि इवेंट मैनेजर अगर केटरर को हायर कर रहा है वो तो क्लाइंट के लिए कर रहा है, तो इवेंट मैनेजर आईटीसी ले सकता है। लेकिन जिसके घर पे फंक्शन है, जिसने केटरर रखवाया है, वो अगर उसका बिल पे करता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि वो पर्सनल इवेंट हो गया। वैसा क्लब की मेंबरशिप, जिम की मेंबरशिप, फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप, इस पे भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल हो गया। ट्रैवल बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉय को मिले कंपनी की तरफ से तो भी कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफेंडिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको आपकी कंपनी ट्रिप पे भेज रही है तो कंपनी के लिए तो एम्प्लॉय एक्सपेंस है। अब हर कंपनी साल में अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसी स्कीम्स रखती है, वो सब अपनी जगह ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला इस पे आईटीसी एम्प्लॉयर को नहीं देंगे, ये हमें अपने डिफेंस में ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो क्या होगा, आप सब कंपनी के एम्प्लॉय हो, मैं आपको बोलूंगा भाई कंपनी से बुक करवा लेना जहां घूमने जाना हो, फालतू में झूठा झूठा बीमार मत पड़ना, 3 दिन से बुखार है और घूम रहे हिल स्टेशन पे, ठीक है, बता के जाना के जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका फायदा होगा, जीएसटी बचेगा, आपका ही बचेगा मेरा ही बचेगा, आधा आधा कर लेंगे। कंपनी के अकाउंट से बुक कराओगे तो पूरा एटीसी हमें क्लेम करने को मिलेगा, 50% आप रिफंड ले लेना, 50% हम क्लेम कर लेंगे, तो दोनों का फायदा है। नहीं तो ये पूरा आपका इनपुट टैक्स जो है वो कॉस्ट में चला जाएगा, किसी को फायदा नहीं, बट आधा आधा बांट ले तो दोनों को फायदा है। अब इससे ना कंपनी की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, एम्प्लॉय झूठ बोल के छुट्टी भी नहीं मारेगा और कंपनी का फायदा भी हो जाएगा, समझ आ रहा है। और सरकार ने बोला इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर कोई भी अगर घूमने जा रहा है फैमिली के साथ तो वो कंपनी के नाम से ही बुकिंग कराए, कोई पर्सनल बुकिंग कराएगा ही नहीं। और मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक इज सैलरीड, तो सैलरीड एम्प्लॉय तो फिर एम्प्लॉयर के थ्रू बुकिंग कराएगा और उसको आईटीसी मिल जाएगा। पता चला कि ये कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी नहीं, ये तो पर्सनली घूमने जा रहा था, बट उसने कंपनी में बोल दिया कि सर आप बुकिंग करा दो, अपने जीएसटी बांट लेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा, पैसे मैं आपको कैश में दे दूंगा, ऑन पेपर दिखा देना एम्प्लॉय बेनिफिट है, आप बिजनेस एक्सपेंस भी क्लेम कर देना। समझ आ रहा है, होता ही ऐसे सब, गवर्नमेंट को तो फुल नुकसान फिर ये होगा, इसीलिए तो बोला कि ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड दैट में कंडीशन बोली है, अगर कोई ट्रैवल बेनिफिट जो है एम्प्लॉय को देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट रूल्स, जैसे वो पिक एंड ड्रॉप वाली बात हो रही है, फीमेल एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से पिक एंड ड्रॉप कंपलसरी, तो एम्प्लॉयर ने बोला मैं मेरी मर्जी से पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे नहीं रहा हूँ, सरकार का रूल है तो देना पड़ रहा है। अब कैब सर्विस वाला हर महीने जीएसटी लेता है मेरे से, तो उसका क्रेडिट तो दो मुझे, मैंने थोड़ी ना अपनी मर्जी से घूमने भेजा है उसको, ये तो सरकारी रूल है, फॉलो करना पड़ रहा है, उसमें एटीसी मिलेगा, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पॉइंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज में होता क्या है, यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी, रॉ मटेरियल भी वही लेके आएगा, बिल्डिंग भी वही बना के देगा, कंबाइंड सर्विस हो गई ना। वैसा है, इसमें आईटीसी नहीं मिलता है, नॉर्मल केस में मना किया है। प्लांट एंड मशीनरी हो तो बात अलग है,
बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पे आईटीसी नहीं मिलता। इसमें भी फिर वो एक्सेप्शन आता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल हो गया, भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आगे किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मुझे आईटीसी मिलेगा। जैसे इवेंट मैनेजर था ना, इंटरमीडिएरी, सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। तो मैंने एक तरफ से पैसा लेना है, पीछे पैसा पे करना है, तो मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ, वो पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट्स तो हमने इधर उधर बाकी जगह देखे हुए हैं, वही है। सेक्शन 10 वाला पॉइंट आ गया, एनआरटीपी आ गया, पर्सनल कंजम्पशन आ गया, गुड्स चोरी हो गए। आपने सर गुड्स खो गए, गोडाउन में से चोरी हो गए, बना के रेडी रखे थे, पता नहीं कौन ले गया, पर अब उसमें इनपुट टैक्स तो गया है, तो क्रेडिट तो दे दो। बोले नहीं नहीं, ये अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलाउ किया तो पता है क्या होगा, हर साल ना आपके गुड्स चोरी होते ही रहेंगे। बोले सर 25% गुड्स चोरी हो जाते हैं, 50% खराब हो जाते हैं, 10-20% खो जाते हैं, 5-10% बेच पाता हूँ मैं, बस उसमें गुजारा चल रहा है। अभी देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं। तो बोला ऐसे थोड़ी होता है यार, इतने सारे गुड्स ऐसे ही खो जाते हैं, उसमें तो गिफ्ट और सैंपल अलग बांट रखे हैं, तो कमाते क्या और बनाते क्या उसमें से। ठीक है, तो बोला गुड्स खो गए, चोरी हो गए, गिफ्ट बांट दिया, सैंपल दे दिया, राइट ऑफ कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आया 17 का सबसेक्शन 6, उसमें तो यही बोला है कि आपको कैलकुलेशन करते टाइम जो भी रेलेवेंट फॉर्मूलाज है उनका यूज करना चाहिए, प्रो डेटा बेसिस पे जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए, तो कुछ खास नहीं। नहीं नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ भी ओपन नहीं थी वैसा, और ना ऐसा कुछ कमर्शियल रेसिडेंशियल का बाइफर्केशन नहीं। तो आप फैक्ट्री बना रहे हो ना, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फैक्ट्री बनाई, उसमें जो सीमेंट वीमेंट गया ना, उस पर जीएसटी लगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उस पर मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आई ना, प्लांट एंड मशीनरी गुड्स में आ गई, इसलिए अदर देन में लिखा है। तो फैक्ट्री बनाओगे तो कंस्ट्रक्टेड एरिया में जो आपका जीएसटी गया उसका आईटीसी नहीं देंगे, लेकिन फैक्ट्री में मशीन लगाओगे, मशीन में जो जीएसटी गया उसका आईटीसी देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं। तो 17 सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बोलो कुछ क्वेरी यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर? तो आईटीसी के 3 सेक्शन में से 2 कंप्लीट हुए। अब लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज सेक्शन नंबर 18। 18 की पहले स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर उसके बाद समझते हैं। 18 में कुछ अलग अलग सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं। सबसे पहला है 18 का सबसेक्शन 1, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, आईटीसी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सिंपल पॉइंट है, आप अभी अभी जीएसटी में रजिस्टर हुए हो आज ही, अब कल तक आपके गोडाउन में कुछ स्टॉक पड़ा होगा, इनपुट, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, कुछ भी फॉर्म में। अब इस पे आपने परचेजेस पे जीएसटी भरा होगा, बट क्योंकि अभी तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, आप इनपुट टैक्स का बेनिफिट लेते ही नहीं थे। लेकिन अब तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ना, तो अब जब ये गुड्स बिकेगा तो उस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट होगा या नहीं होगा? तो अब तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना चाहिए ना। डिपार्टमेंट बोलता है वो ठीक है, लेकिन बताओ तो सही कितना स्टॉक पड़ा है। तो बोला जिस दिन आप जीएसटी में रजिस्टर हो जाओगे उसके अगले 30 डेज के अंदर अंदर हमें स्टॉक अपडेट दे देना, कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसके एक दिन पहले तक गोडाउन में क्या पड़ा था, ताकि मैं पता हो कि हाँ ये बिकेगा तो इस पे आईटीसी देना है, डेटा मैच करने के लिए, और कुछ नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। तो क्लेम कर लो, कोई इशू नहीं। अब ये रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया जीएसटी में, ये वॉल्यूंटरी है या मैंडेटरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात सेम ही रहेगी। अगर कोई वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन कराता है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना होने के बाद भी जीएसटी नंबर ले लेता है, तो क्या आईटीसी क्लेम कर सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सेम ही पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सी क्लॉज। अभी तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, सिचुएशन समझ लो। अब कॉम्पोजिशन स्कीम से आप बाहर जा चुके हो, अब आप आ गए हो नॉर्मल टैक्स स्कीम में। रीजन बीइंग कि आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया होगा 1,50,00,000 से ऊपर। तो अभी तक तो आईटीसी मिलता नहीं था, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं करते, बट अब तो कलेक्ट करोगे ना। तो अब जितना गोडाउन में स्टॉक बचा है, जब वो बिकेगा उस पर तो जीएसटी कलेक्ट होगा, तो सामने आईटीसी मिलना चाहिए, ठीक है, वो कंडीशन है। नेक्स्ट है क्लॉज डी, व्हेन एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई। ये भी सेम सिमिलर लाइन पे हो गया। अभी तक जो गुड्स आप बेचते थे वो एग्जेम्प्टेड थे टैरिफ, तो आईटीसी क्लेम हो नहीं पाता था, पर अब टैरिफ चेंज हो गया, अमेंडमेंट कर दिया और बोला अब ये गुड्स टैक्सेबल है, कल से बेचोगे तो जीएसटी कलेक्ट करना, तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए ना जो स्टॉक है उसके ऊपर। ये सेम पॉइंट। तो चारों सिचुएशन में ना हो यही रहा है कि पहले आईटीसी नहीं मिलता था, अब आईटीसी मिलेगा। रीजन अलग अलग है, वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिशन लेवी टू नॉर्मल स्कीम, एग्जेम्प्ट सप्लाई टू टैक्सेबल सप्लाई, 4 एग्जांपल है और कुछ नहीं। चारों में आउटकम सेम। अब इसमें नीचे एक आया हाउएवर, ये आते डर लगता है, कुछ भारी लेके आते हैं।
अब इसमें बोल दिया कि बोले कैपिटल गुड्स हो तो क्या करेंगे। इनपुट की बात तो समझ आ रही है कि रॉ मटेरियल पड़ा है, स्टॉक फिनिश गुड्स के फॉर्म में पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में पड़ा है, लेकिन अदरवाइज क्या करें कैपिटल गुड्स के केस में। तो बोला प्रो रेटा बेसिस पे गिनना पड़ेगा। जितना कैपिटल गुड्स आपके पास है, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी है, उस मशीन पे अभी तक एग्जाम गुड्स बनते थे, अब उस मशीन पे टैक्सेबल गुड्स बनेंगे। तो मशीन पे भी तो जीएसटी भरा था आपने, अब पूरा जीएसटी दे दिया तो डिपार्टमेंट का नुकसान, बिल्कुल नहीं दिया तो एसएससी का नुकसान। तो क्या करे, प्रपोर्शनेट। उस मशीन पे आप, क्योंकि मशीन खर्च थोड़ी हो जाती है, मशीन तो 5 साल 10 साल चलेगी। अभी तक उस पर एग्जाम सप्लाई बना रहे थे, तो अभी तक का एटीसी मत लो, आगे का ले लो। तो उसकी लाइफ के बेसिस पे उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, और लाइफ अज्यूम करते हैं लोग रूल में 5 साल। तो अगर 2 साल हो चुके हैं तो उतना एटीसी भूल जाओ, 3 साल के प्रपोर्शन के बराबर क्लेम कर लो। ऐसा अपन रूल्स में कैलकुलेशन करते हैं, वो पॉइंट। ठीक है, इसके साथ रूल नंबर 40, वो वही पॉइंट है, वो फिर बाद में देखते हैं, पहले सेक्शन कंप्लीट कराता हूँ तो थोड़ा भारी हो जाता है। सब सेक्शन 2 में बोला कि ये जो ऊपर 1 में आपको आईटीसी देने की बात कर रहे हैं ना, स्टॉक पे, इन्वेंट्री पे, वो स्टॉक 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी आपके गोडाउन में पड़ा है उसके बिल्स होने चाहिए, और 1 साल से पुराना स्टॉक नहीं होना चाहिए, तो ये आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, सेल, लीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बोला जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है ना, वो नया पर्सन यूज कर सकता है। मतलब 2 कंपनीज का मर्जर हो गया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिला के सी लिमिटेड बना दी, तो ए और बी का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म, पैन नंबर भी खत्म, नया पैन नंबर, नया जीएसटी नंबर, बिजनेस पास ऑन कर दिया। तो अनयूटिलाइज क्रेडिट भी पास ऑन होगा, बोले हाँ होगा, क्या फर्क पड़ता है, डिपार्टमेंट को जेन्यून क्रेडिट देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टी का नाम चेंज भी हो गया तो ठीक है, नई कंपनी भी बोला क्रेडिट ले सकती है, क्योंकि जीएसटी तो भरा ही था ना, आप क्रेडिट ले जाओ। तो काफी फेयर रखा है पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4, आईटीसी रिवर्सल ऑन गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बिकमिंग एग्जेम्प्ट और वेयर ही ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये सबसेक्शन 1 का उल्टा है। वहां कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ रहे थे, या नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं। तो आपने क्या है ना, आईटीसी लोग है ना, लमसम में क्लेम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, 1 to 1 कोरिलेशन नहीं होता। इसका मतलब जो गुड्स गोडाउन में पड़ा है, बन के रेडी है, बिका नहीं, हो सकता है उस पर आईटीसी आपने पहले यूज कर लिया हो, ऐसा एडवांस में क्लेम कर लिया हो सकता है। क्योंकि हम तो क्या टोटल मारते हैं, पिछले महीने का टोटल सेल, पिछले महीने का टोटल परचेस, इतना कलेक्शन, इतना पेमेंट, सेट ऑफ। ऐसे थोड़ी देखते गोडाउन में ये स्टॉक तो पड़ा हुआ है, जितना बिका उतने पे प्रोपोर्शनल आईटीसी लो, ऐसा होता नहीं। तो अगर आपके गोडाउन में 100 यूनिट पड़े थे, आपने उसमें से 80 बेचे, तो 80 पे जो आउटपुट टैक्स आया ना, उसके सामने आप 100 का पूरा इनपुट टैक्स सेट ऑफ कर सकते हो। तो 20 अभी भी गोडाउन में ही पड़े, बट उसका एटीसी यूज हो चुका है। पर अब आप जा चुके हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, या सप्लाई हो चुका है एग्जेम्प्ट, तो ये 20 यूनिट जब बिकेंगे तो इस पे आउटपुट टैक्स तो आएगा ही नहीं, लेकिन आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो पहले ले लिया। ये करना पड़ेगा रिवर्स। तो फेयर होना चाहिए ट्रांजेक्शन, वैसा है। तो रिवर्सल सबसेक्शन 4 के हिसाब से होगा, ये स्टोरी है। ठीक, इसके साथ भी एक रूल दे रखा है, वो भी देख लेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट। सबसेक्शन 5 6 में कुछ नहीं है। 5 वाले में तो बोला प्रिस्क्राइब मैनर फॉलो करो, मतलब रूल्स का यूज करो। और 6 वाले में कैपिटल गुड्स की बात की है, जो अगेन वो कैलकुलेशन में रूल में ही कवर होगा। तो मेनली आपका सेक्शन 18 जो है अदर देन रूल, वो कवर हो गया है। ठीक है, रिकॉल हो गया एक बार। चलो रूल्स भी देख लेंगे, रूल्स थोड़ा लास्ट में कराता हूँ, उसके पहले ना कुछ सिंपल प्रोविजंस कवर कर लेते हैं, तो थोड़ा इजी रहेगा। चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, इट इज जॉब वर्क, सेक्शन नंबर 19 एंड सेक्शन 143। बहुत सिंपल स्टोरी थी इसमें। जॉब वर्क वाले केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक होता है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, दूसरा है जॉब वर्कर, ये 2 पार्टीज है। ये 2 पार्टीज है। अब प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस करता तो है, लेकिन सारे प्रोसेस वो नहीं करता है। कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोसेस वो आउटसोर्स कर देता है थर्ड पार्टी को, जिसको अपन जॉब वर्कर बोलते हैं। बात ये है कि गुड्स पहले प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर पास ऑन होते हैं, वो उसके ऊपर प्रोसेस करके गुड्स वापस रिटर्न करता है। तो ये भी तो सप्लाई है ना।
प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, वो कैटेगरी है। अब इस सप्लाई पे गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी 2 बार देना पड़ेगा। एक बार जब गुड्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जॉब वर्कर जीएसटी भरेगा, फिर जब गुड्स वापस जाएंगे तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जीएसटी भरेगा। तो ये फालतू में ऐसे मनी एक्सचेंज खेल रहे हैं, 2 बार जीएसटी भर रहे हैं, फिर ये भी आईटीसी लेगा वो भी आईटीसी लेगा, फायदा क्या हुआ? तो बोला यार ये नहीं चलेगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि अगर गुड्स की कैटेगरी जो है ना वो इनपुट्स वाली, रॉ मटेरियल वाली है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को गुड्स पास ऑन कर सकता है, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक टाइम लिमिट में गुड्स रिटर्न करे, और वो टाइम लिमिट यहाँ पे इन्होंने रखी है 1 ईयर। 1 साल में अगर वो गुड्स को प्रोसेस करके रिटर्न कर देता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलेगा, उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन है। ठीक है, और इसमें टाइम एक्सटेंशन भी है, ये 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड भी हो सकता है, तो टोटल हो गया 2 ईयर्स। एक्सटेंशन की बात उन्होंने सेक्शन 143 में की। ठीक है, समझ आए? और यही अगर इनपुट के बदले कैपिटल गुड्स हो तो वहां पे ड्यूरेशन चेंज हो जाती है। कैपिटल गुड्स के केस में ड्यूरेशन है 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, उस पर टाइम ज्यादा लग सकता है, तो 5 साल तक का ड्यूरेशन यहाँ पे कवर हो सकता है वैसे। देखो अगर जेन्युइन जॉब वर्क है तो गुड्स वापस आने चाहिए, स्टोरी वही है, और वापस लाने के लिए 1 साल का टाइम दे दिए, और कितना टाइम देंगे, तो दिस इज मोर देन इनफ। अब बाकी पॉइंट्स इसमें ये है कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर और जॉब वर्कर जो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस का सीक्वेंस क्या है, कि भाई एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, उसको ना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना हो तो 4 प्रोसेस लगते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, सी और डी, 4 प्रोसेस होते हैं, तब जाके फिनिश गुड्स बनता है। अब इसमें से कौन सा प्रोसेस ये करेगा और कौन सा जॉब वर्कर, डिपेंड करेगा। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो प्रोसेस ए है वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर करता है, ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोसेस बी वो भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर करता है, प्रोसेस सी जो है ना वो जॉब वर्कर का है, और लास्ट वाला वापस है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। तो एक प्रोसेस इसने किया, दूसरा इसने किया, तीसरे वाले के लिए जॉब वर्कर के यहाँ भेजा, उसने अपना काम करके गुड्स रिटर्न किया, फिर इसने आखिरी प्रोसेस किया और फिनिश गुड्स आगे बेच दिया, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिचुएशन वेरी कब करती है, जब पहला या आखिरी प्रोसेस जॉब वर्कर करने वाला हो। अब इसमें सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, वो भी देख लो। ऐसा कुछ है भाई, पहला प्रोसेस अगर जॉब वर्कर करने वाला है और बाकी के तीनों प्रोसेस जो है ना वो कौन करेगा, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, ये स्कीम है। तो जब रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाएगा बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, तो उसको डिलीवरी कहाँ मंगवानी चाहिए, अपने खुद के यहाँ, डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ? डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ, मेरे यहाँ मंगवा के क्या करूंगा? तो ऑर्डर तो रॉ मटेरियल का प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने ही दिया है, लेकिन डिलीवरी डायरेक्टली करवाएगा जॉब वर्कर के यहाँ, ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। बोला ऐसा कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आता है अपना सेक्शन 16 का एक्सप्लेनेशन। वहां क्या बोला था, गुड्स की डिलीवरी जरूरी है, गुड्स रिसीव करना जरूरी है, रिसीव कोई भी करे फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर मैंने दिया बट गुड्स आपके यहाँ डिलीवर हुए, तो मैं आईटीसी ले सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक्चुअल डिलीवरी तो हुई है ना, बोगस बिलिंग थोड़ी हो रही है, तो आईटीसी मिलना चाहिए। अब ये प्रोसेस करके गुड्स भेज देगा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहाँ, बाकी ये प्रोसेस वो कंप्लीट करेगा और फिर मार्केट में आके सेल कर देगा, बात खत्म हो गई। रिवर्स सिनारियो भी हो सकता है, भाई प्रोसेस ए, बी और सी जो है ना वो तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ही करेगा, लास्ट वाला प्रोसेस करता है जॉब वर्कर, पैकिंग, लेबलिंग, वैसा है। अब लास्ट प्रोसेस करने के बाद ये गुड्स वापस प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को भेजे और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर फिर अपने बायर को भेजे, तो डबल ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हो गया? इससे बेटर है अगर इसी के वहां से डायरेक्ट इसको भिजवा दो, तो क्या फर्क पड़ता है? बोला ये भी अलाउड है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है, 2 बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत महंगा पड़ेगा, ये नहीं कर सकते। डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ से मैं गुड्स डिस्पैच कर दूंगा बायर को, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि जो जॉब वर्कर का एड्रेस है ना वो या तो जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो अगर इसके पास इसका जीएसटी नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जॉब वर्कर का एड्रेस जो है अगर इसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है ना उसको अपने जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, वहां पे वो करेगा लॉगिन, और उसके लॉगिन डिटेल्स में ना उसको अंदर ऑप्शन मिलेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसको जॉब वर्कर की फैक्ट्री का एड्रेस डालना पड़ेगा। डिपार्टमेंट बस ये जानना चाहता है कि गुड्स डिस्पैच कहाँ से हुए, बस उससे ऊपर उनको कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रीमाइसेस का लोकेशन उनके पास होना चाहिए, या तो जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है तो लोकेशन है उनके पास,
और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के नाम पे अगर उसको दिखा दो तो भी चलेगा। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, इट इज ओके वैसा। तो ये ओवरऑल स्टोरी है जॉब वर्कर की कि इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे आती है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल रहेगा। क्लियर ये पॉइंट? 19 और 143 आपको दोनों बता दिए मैंने, कुछ बाकी नहीं, मतलब पूरा टॉपिक ही कवर हो गया। आपको ऐसे हेड पॉइंट गो थ्रू करने हैं इन सेक्शंस के तो कर लो, खाली हेडिंग देख लो, बाकी मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन तो मैंने पूरा कवर करी। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो गया, फिर आगे देख लेते हैं। बोलो, हेड पॉइंट्स से आइडिया आ गया टॉपिक्स का? ठीक है। इसमें 19 वाले में जो 1 2 3 तीन सबसेक्शन है, उसमें बात हो रही है इनपुट्स की, और 4 5 6 में बात हो रही है कैपिटल गुड्स की। अंदर की स्टोरी दोनों में सिमिलर है, तो 1 to 1 को रिलेट हो जाते हैं वैसे। सबसेक्शन 7 में एक एक्सेप्शन है, उसमें बोला है कि मोल्ड्स और डाइज हो या फिक्सचर्स हो, तो उसमें ना ये 3 साल 5 साल या 1 साल वाली कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो उसमें जॉब वर्कर कितने भी टाइम के बाद गुड्स रिटर्न करेगा ना वो चलेगा वैसा, वो एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। अब इस ब्लॉक का लास्ट पार्ट है, दैट इज आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस। ये भी एक कंसेप्ट है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम्स भी दिए हुए। तो आईएसडी का कंसेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इनपुट सर्विसेज, ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की बात नहीं करता। जॉब वर्क में उल्टा था, वहां पे इनपुट और कैपिटल गुड्स की बात की थी, इनपुट सर्विसेज का कोई रेलेवेंस नहीं था। अब ऐसा क्यों है वो आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। तो इनपुट सर्विसेज जो अवेल की जाती है ना, उसमें बिलिंग का प्रॉब्लम आता है। मेरी बहुत सारी एंटिटीज हैं, ब्रांचेज हैं, इनपुट सर्विस इंटेंजिबल चीज है, उसका फायदा सबको मिलता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट सिर्फ एक ब्रांच के बिजनेस को नहीं मिलता, सबको मिलता है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो बिल पे करते हैं उस पर जो जीएसटी जाता है, उसका आईटीसी कौन सी ब्रांच के अकाउंट से क्लेम करोगे, क्योंकि सबका जीएसटी नंबर अलग अलग। अब जो एडवर्टाइजर है वो तो एक ही बिल बना के देगा, कोई एक एड्रेस का, तो सारा आईटीसी फिर उसी ब्रांच से क्लेम करना पड़ेगा। उसमें बहुत बार ऐसा होगा, डिले होगा, अनक्लेम्ड रह जाएगा, क्योंकि उस ब्रांच पे उतना आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है जितना एक साथ आईटीसी उसके ऊपर आ गया। फिर हम एडवर्टाइजर को बोल रहे हैं कि भाई तू 10 अलग अलग बिल बना के दे, तो प्रैक्टिस में ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि आप उसको बोलो कि 10 बिल बना के दे अलग अलग, और आप उसको कैलकुलेट कर करके बता रहे हो ये बिल इस नाम का इतना अमाउंट का बना देना, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला, बोले ये झंझट छोड़ो, क्योंकि आप सामने वाले सप्लायर को बोलोगे कि ऐसे बिल बना के दे, वो इरिटेट होगा और करेगा भी नहीं, बोलेगा भैया बिल एक ही बनेगा, आप देख लो क्या करना है, मैं 10 10 बिल नहीं बनाने वाला, कंफ्यूजन होगा। इससे बेटर है हम एक काम करते हैं, अपना एक ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस की तरह जीएसटी पोर्टल पे करवा देते हैं रजिस्टर्ड, उसको बोलते हैं आईएसडी ऑफिस। ठीक है। अब ये आईएसडी ऑफिस के पास पावर क्या है वो समझो। जितने भी इनपुट सर्विसेज के बिल आएंगे वो सारे इस एड्रेस के बनवा लो आप, एक साथ सारे इकट्ठे करते जाओ। फिर आईएसडी ऑफिस मंथ एंड पे कैलकुलेशन करेगा कि कौन सी इनपुट सर्विस का फायदा किस ब्रांच को मिला और किस रेशियो में मिला, और वो क्रेडिट आगे बांट देगा चालान के थ्रू।
तो ISD ऑफिस विल मेक अ चालान ऑन अ पर्टिकुलर ऑफिस और अ पर्टिकुलर ब्रांच, और उसके थ्रू क्रेडिट पास ऑन कर देगा। तो भाई जितना क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए पास ऑन कर दो, और वो ब्रांच अपना रिटर्न भरते टाइम उतना ATC क्लेम कर सकती है। तो ISD ऑफिस के पास क्रेडिट पास ऑन करने का एडिशनल पावर होता है, जो नॉर्मल ब्रांच के पास नहीं होता। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जितनी ब्रांचेस है उसमें से किसी भी एक ब्रांच को GST पोर्टल पे जाके वहां पे उसमें मेंशन कर देना है कि ये ब्रांच हमारी ISD ऑफिस है। एक ऑप्शन एनेबल करना है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है आपका, लेकिन उसको राइट दे दिया। वैसी बात हो रही, वो डायग्राम में आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा। वो बिल्डिंग में अपना ISD ऑफिस है ना, ठीक है, वो एक ही ऑफिस है, ठीक है। हाँ, जो बोर्ड लगा ISD वाला वो अपना ऑफिस है। सारे बिल उसी एड्रेस पे आते हैं, सारा इनपुट टैक्स इकट्ठा हो जाता है वहां पे। अब इनपुट टैक्स पास करना है अपनी ब्रांच को, तो वहां से बिलिंग होगा, चालान बनेगा और ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है क्रेडिट पास ऑन करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कैलकुलेशन का रूल इन्होंने फिक्स कर दिया सेक्शन 20 में। वहां पे ये बोला कि पिछले साल का जो टर्नओवर होगा ये ब्रांचेस का, उस रेशियो में ITC बटेगा। तो टर्नओवर का रेशियो लेना है, और ये मोस्ट लॉजिकल है। जितना जिसका टर्नओवर होगा उतना टैक्स आया होगा, फायदा भी उतना ही मिला होगा, तो उस प्रपोर्शन में बांटेंगे ना, तो मैक्सिमम GST आपका सेम मंथ में क्लेम हो पाएगा और कैरी फॉरवर्ड मिनिमम होगा। तो उस इंटेंशन से इन्होंने बोला। अब कैलकुलेशन में एक पॉइंट और था कि अगर कोई ब्रांच ऐसी है जो लास्ट ईयर थी नहीं और इसी साल स्टार्ट हुई है, तो फिर उस ब्रांच का लास्ट ईयर का टर्नओवर तो मिलेगा नहीं, तो रेशियो में जीरो तो यूज कर नहीं पाओगे। बोला लास्ट ईयर छोड़ दो, इस साल का जो लास्ट क्वार्टर है ना उसका डेटा यूज कर लो, जो भी क्वार्टर खत्म हुआ। और GST में स्टैंडर्ड क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल मई जून इज Q1। तो Q1 फिक्स है, वो मई जून जुलाई नहीं हो सकता कि अपना बिजनेस मई में स्टार्ट हुआ तो मई जून जुलाई, ऐसा नहीं होगा। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर फिक्स होता है। तो आपको लास्ट क्वार्टर का जो टर्नओवर होगा वो सारी ब्रांचेस का अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग द न्यू ब्रांच, वो आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है। और लास्ट में इसमें सेक्शन नंबर 21 आता है कि अगर आपने एक्सेस क्रेडिट यूज कर लिया तो फिर रिवर्स करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। ये स्टोरी। अब इसमें सम्स जो थे वो देखे थे, उसी में आपको ये ISD का एप्लीकेशन समझ आएगा जो लास्ट में थे। लास्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 26, 27, 28 जो दे रखे हैं ना, ये अगर आपको वापस सॉल्व करने हैं तो एक बार लेक्चर देख लेना। सम्स तो मैंने पहले करवाए हुए हैं सारे, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन के साथ आप रिकॉल कर पाओ। अब ये चीज अभी मैं लेने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो एक बार आप घर पे उसको फिर से रिकॉल कर सकते हो। नहीं आएगा तो पूछ लेना फिर से, बाकी एक बार डिटेल में अच्छे से किया हुआ है तो लेक्चर में मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हुआ है? तो 16 से लेके 21 अपन ने पूरा देखा। सिर्फ इसमें रूल बाकी रखे हैं 40 और 44, तो वो भी देख लेते हैं। बट उससे पहले थोड़ा एक ब्रेक ले लो, उसके बाद ये हैवी टॉपिक खत्म हो गया। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं।